नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली की खेती से अच्छी आय कमा रहे किसान की कहानी। नीम आधारित कीटनाशक बनाने का तरीका और प्रयोग के लाभ। रांची जिला के नगरी प्रखंड अंतर्गत एक गांव है हरही, जहां पर रहते हैं प्रगतिशील किसान कार्तिक कुमार महतो। सब्जी की पौधशाला यानी नर्सरी में गुणवत्ता युक्त पौधा तैयार कर बिक्री करने में माहिर ये किसान कार्तिक महतो अब मूली की सफल खेती से भी लाभ ले रहे हैं और अच्छी आमदनी ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिला रांची के नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है हरही। इसी गांव के निवासी हैं सफल व प्रगतिशील किसान कार्तिक कुमार महतो, जो सब्जियों की पौधशाला तैयार करते हैं और खेती भी करते हैं। इस समय कार्तिक महतो ने अपनी 1 एकड़ खेत में मूली की खेती की है, जिससे वे अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कार्तिक महतो का कहना है कि इनकी पत्नी विनीता भी खेती बाड़ी के कार्यों में मदद करती है। मेरा नाम कार्तिक कुमार महतो, मैं हरही ग्राम, पोस्ट बिंधानी, थाना नगड़ी, जिला रांची, राज्य झारखंड का एक कृषक हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मेरा नर्सरी का भी कार्य चलता है, पौधगिरी का, पौधाशाला का। और अभी फ़िलहाल में मैं मूली का खेती कर रहा हूँ, जो कि 1 एकड़ का एरिया में कर रहा हूँ और प्रति एकड़ मेरा उपज 200 कुंटल जा रहा है। और अभी का रेट बाजार मूल्य औसतन 15 रुपये जा रहा है, जो कि प्रति एकड़ लगभग 3 लाख का उपज आ रहा है। 3 लाख का बिक्री कर रहा हूँ। ये 1 एकड़ का मूली की खेती जो हम लगाए हैं, ये फरवरी महीना में लगाए हैं और इसमें ननगो का 726 नंबर का बीजा लगा है। ये हाइब्रिड F1 है। ये मूली का जो हम खेती लगाए हैं, इसमें लगाने की साइज और दूरी के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि प्रत्येक क्यारी जो बनाए हैं लगभग 4 से 5 फीट का ये चौड़ाई और 25 से 30 फीट का लंबाई रखे हैं। इसमें हम ये प्रत्येक मूली का दाना 3 से 4 इंची रखे हैं, एक दाने से दूसरे दाने की दूरी। और एक क्यारी से दूसरे क्यारी की जो दूरी रहता है लगभग 8 से 10 इंची रहता है, ताकि एक नाले बन सके और उसमें सब जगह की बर्बादी ना हो। नाले बन सके और प्रत्येक जो क्यारी है उसको सिंचाई करने के लिए पानी पहुंच सके। उसमें ज़्यादा जगह की बर्बादी नहीं करते हैं। लगभग 7 से 8 इंची रखा जाता है। मूली की खेती के लिए इन्होंने सबसे पहले खेत को तैयार किया। खेत में रोटावेटर चलाकर खेत की जुताई की। इसके बाद कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल करते हैं। साथ ही खेत में 4 फीट की दूरी पर बेड को बनाया, जिसकी लंबाई 20 से 25 फीट रखी और इन बेड पर 3 से 4 इंच की दूरी पर मूली के बीजों की बुआई कर दी। प्रति एकड़ 5 ट्रैक्टर गोबर का यूज किए, सड़ा हुआ गोबर। प्रति एकड़ 5 ट्रैक्टर, जो कि सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, जिसका यूज किए और पूरे प्लॉट में बिखेर दिए। और बिखेरने के बाद लगाए हैं खाद, ऑर्गेनिक खाद, उसको सही रूप से उसको मिल सके। साइज इतना लगाएं, यानी कि 3 से 4 इंच पर। और लगाने के बाद
उसके बाद हम सिंचाई किए। सिंचाई करने के बाद 10 दिन में, लगभग 10 दिन से पहले 5 दिन में जर्मिनेशन आ गया। कार्तिक मूली की खेती जैविक तरीके से करते हैं। बुआई के समय यह सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट बीजों की बुआई करते समय प्रयोग करते हैं। इसके बाद बीजों का जमाव होने के बाद फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, जानते हैं खुद इन्हीं से। जर्मिनेशन आने के बाद एक सिंचाई किए और लगभग तीसरी सिंचाई करके जब साइज आ गया मूली का 3 से 4 इंच, तो उसका निकाई गुड़ाई का टाइम आ गया। निकाई गुड़ाई किए, खरपतवार हटाएं और हटा करके उसको हम मिट्टी चढ़ा दिए ताकि मूली अच्छा से साइज में बैठ सके। उसके बाद जब 25 से 30 दिन आ गया तो उसमें कुछ बहुत कीट भी लगता है, कीट पतंग कीड़े लगते हैं। कुछ कीटनाशक भी यूज किए ताकि बाहरी कीड़ा आके फसल का नुकसान ना कर सके। जब 1.25 महीना का हो गया तो 1.25 महीना के बाद मूली का परिपक्व का समय आ जाता है और अच्छी तरह तैयार हो गया तो उसको उखाड़ के अच्छी तरह से धुलाई करके और गट्ठर बांध करके, प्रति केजी का 1 गट्ठर होता है, उसको बांध करके ये बाजार में ले गए हैं। अभी का रेट है औसतन 14 से 15 रुपये। 15 रुपये अधिकतम एवरेज रेट रह जाता है। कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन औसतन रेट है 15 रुपये का, जो कि बाजार में हमको मिल रहा है। अभी जो निकल रहा है, रनिंग है, निकलने का जो लगातार निकल रहा है, अभी निकल रहा है कुछ और फिर अगला प्लॉट है जो कि निकलने जा रहा है। ये 15 दिन के बाद फिर एक बार फिर शुरू होगा और इस तरह से 15-15 दिन में मेरा लगातार चल रहा है। इस तरह से हम मूली का सफलपूर्वक खेती कर रहे हैं, जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। बाज़ार में मेरा डिमांड भी अच्छा है। हम जो 1 एकड़ का मूली का खेती किए हैं उसमें लगभग 3 केजी मूली का दाना लगा है, जो कि प्रति केजी का रेट है 2500 रुपया। इस तरह से 1 एकड़ में मेरा खर्च आ रहा है दाने पे 7500 रुपया। और इसमें गोबर 5 ट्रैक्टर है, फिर लेबर का चार्जिंग है, जुताई है, कीटनाशक है और कुछ छोटे मोटे खर्च है। इस तरह से कुल मिला के 90 से 1 लाख रुपया का खर्च आ जाता है। और इस 1 एकड़ की मूली में 200 क्विंटल जो हम बेचते हैं तो लगभग इसका कुल इनकम 3 लाख रुपया का आता है। और अगर इसमें से लागत खर्च घटा देते हैं 1 लाख रुपया, तो इसका शुद्ध 1 एकड़ का मुनाफा 2 लाख रुपया मेरा हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हम संतुष्ट हैं इतने इनकम में, और जो मेरा खेती है वो बहुत अच्छा चल रहा है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, किसी फसल के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। और किसान इन कीटों की रोकथाम के लिए अक्सर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे वातावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही इन दवाओं का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
इतना ही नहीं, इनके प्रयोग से कृषि में लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए इन रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अब किसानों को नीम आधारित कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें किसान अपने स्तर पर ही तैयार कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज की कृषि की चर्चा विषय में हम जैविक रूप से किस प्रकार कीटनाशक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया में नीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीम से हम जैविक कीटनाशक को बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सर्वत्र भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नीम का वृक्ष नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में कई और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के जैविक कीटनाशक बनाने की विधि। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुए फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत आज हम नीम से बने हुए कीटनाशक की चर्चा करेंगे। नीम एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसकी पत्तियों से लेकर तने तक उभरे सूखे छिलके, निबोली, यहाँ तक कि पत्तियों के तिनकों में भी औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इससे किसान भाई आसानी से बहुत कम लागत में घरेलू नीम कीटनाशक बना सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आप जो है नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लें। इसकी मात्रा आपकी जैविक कीटनाशक बनाने की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हम 10 किलोग्राम यदि हरी पत्तियों को इकट्ठित करते हैं तो उसके द्वारा हम लगभग 5 लीटर का हमारा जैविक कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम हरी पत्ती को इकट्ठा करना है और उस पत्ती को तोड़कर पानी में 10 लीटर पानी में उसको आपको भिगो के रखना है। इसके लिए आपको पानी में 2 से 3 दिन तक पत्तियों को छोड़ देना है। उसके पश्चात चाहे हरी मिर्च या लहसुन, इनका 1-1 किलोग्राम की मात्रा पीस कर इसको आप उसमें डालकर इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को आपको लगभग धीमी आंच में तब तक गर्म करना है जब तक इसका जो अर्क है वो इसकी आधी मात्रा पे ना पहुंच जाए, अर्थात वो 5 लीटर की मात्रा पे ना पहुंच जाए। और इस प्रकार ये जो आपका तैयार मिश्रण है इसको आप प्रति लीटर पंप में डालकर, अर्थात 1 लीटर यदि आप एक पंप में डालेंगे, एक पंप सेट में, और इसका इस्तेमाल आप अपनी प्रभावी सब्जी वाली फसल हो उस पर आप प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक हो चाहे बीमारी हो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 लीटर पानी लें और उसमें 5 किलोग्राम नीम की हरी या सूखी पत्तियां या बारीक पिसी हुई नीम की निबोली, 10 किलोग्राम छाछ और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 1 किलोग्राम पिसा हुआ लहसुन, इन सबको एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन में मिश्रित कर लें। फिर एक लकड़ी से इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 5 दिनों तक किसी बड़े बर्तन में ढककर रख दें। ये भी ध्यान रखें कि हर दिन 5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार इस घोल को अच्छी तरह लकड़ी से मिलाते रहें। जब इसका रंग दूधिया हो जाए तो इस घोल में 200 मिलीग्राम साबुन और 800 मिलीग्राम टिपोल मिला दें। अब इसका प्रयोग फसलों में अन्य कीटनाशकों की तरह किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसके नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम का तेल सामान्य रूप से किसान भाइयों आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और इसके लिए आप नीम की तेल की मात्रा को 100 ml की मात्रा को यदि 1 लीटर पानी में घोलकर उसमें यदि आप थोड़ा सा अपना 80 ml के आसपास यदि कोई भी जो घर में उपस्थित डिटर्जेंट है उसको मिलाकर 10 लीटर पानी में पूरा घोल तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कीटनाशक आपके छोटे स्तर पर प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप जैव कीटनाशक का निर्माण नीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। नीम की खली से कीटनाशक बनाना। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस 100 ग्राम, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर मिला लें। इससे करीब 3 लीटर अर्क निकाल लें। करीब 15 लीटर शुद्ध पानी में 1.5 लीटर अर्क को मिलाकर सुबह के समय इसका छिड़काव पौधों पर करें।
ये दवा पौधों और पत्तों पर लगने वाले कीटों, मच्छरों और माहू आदि से बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। इस कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका छिड़काव 1 माह पुरानी फसल पर ही करें। किसान भाइयों, फिर सवाल आता है किसान भाइयों का कि ये किन किन कीटों के लिए प्रभावी होता है। तो सामान्य रूप से हम सब्जी वाली फसलों पर इसका उपयोग करते हैं तो प्रभावी नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये उन कीटों के लिए बहुत प्रभावी है जो पत्तियों पर लग के उसका रस चूसते हैं। और यदि हम इन प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जैसे जो नीम आधारित हैं तो हमारी लागत मूल्य में भी कमी आएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी जब इस कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो फसल की जो अवधि वो 1 माह की होनी चाहिए। 1 माह पुरानी फसल पे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव के लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक निर्माण की विधि, उसके बारे में जानकारी पाकर अच्छा लगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सालों भर कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हाइड्रोपोनिक तकनीकी एक ऐसी विधा है जिसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात मृदा विहीन फसलोत्पादन को ही हाइड्रोपोनिक तकनीकी कहा जाता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य सहित पूरे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हम पशुपालन को अच्छा मजबूत बनाने के लिए आधुनिक ये तकनीकी, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी कह रहे हैं, इसके माध्यम से हरा चारा उगा करके हम उसके जीविक उत्थान के लिए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला जो फेज आता है, इसमें हम सीड को क्लीनिंग करते हैं, अर्थात उसको शुद्ध वाटर के साथ 2 से 3 बार उसको निथारते हैं। उससे ये क्या है कि इसमें जितना हमारा सीड हेल्दी होगा, अच्छा होगा, कटा फटा गला हुआ, किसी तरह का रोग उसमें नहीं लगा हो, किसी भी प्रभेद को हम आसानी से हाइड्रोपोनिक चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगभग 36 घंटे बाद वो बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के पश्चात ये एक ट्रे है, हम मक्का का लगभग 1.25 किलो बीज और जो अन्य 3 फसलें हैं उसका 800 ग्राम बीज उसका नाप करके और इस ट्रे में समान रूप से फैला देते हैं। ध्यान रहे कि हम फैलाते समय गंदे हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे और ग्लव्स जो प्लास्टिक के हैं उसको पहन करके समान रूप से ट्रे में फैला देते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ट्रे है, इसमें जो होल बने हुए होते हैं, छेद बने हुए होते हैं, उससे करीब 2.5 से 3 इंच पहले तक ही हम बीज को फैलाते हैं। और फीडिंग करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जितना ट्रे हम एक दिन में फीड करते हैं उतनी ही ट्रे को हम प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है।
चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से नियंत्रण कक्ष में हम इसको करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लाभ हैं या बेनिफिट्स हैं जो किसान के लिए हो सकते हैं। जैसे इस तकनीकी से चारा उगाने पर 90% तक जो पानी की है वो बचत की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें लगा होता है, जो स्वचालित होता है, और हर 4 घंटे के अंतराल पर लगभग 40 सेकंड तक इसमें स्प्रिंकलर चलता है। जो पानी ट्रे में गिरता है वो जितना उस समय में जो बीज है या पौधे उसके एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसके अलावा ये आप होल देख रहे हैं, ये जो छेद है, ये छेद के माध्यम से इसमें जो नाली बनी हुई है वो जो अतिरिक्त पानी है वो इसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और जल निकास के माध्यम से बाहर जा करके वो एक टैंक में जमा हो जाता है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। तो इसलिए लगातार मात्रा में सूखे चारे के साथ या दूसरे अन्य हरे चारों के साथ मिला करके इसकी जो अनुशंसित मात्रा है उसमें मिला के खिलाने से निश्चित रूप से किसान की आमदनी में, उसके दुग्ध उत्पादन में और बिहार राज्य के डेयरी व्यवसाय को आगे ले जाने में ये हरा चारा हाइड्रोपोनिक फॉडर मददगार साबित हो सकता है, जिसकी मूल्य भी ज़्यादा किसान को मिल सकता है और आसानी से किसान इसका स्वस्थ जीवन जानवर का भी और किसान का भी और उसको उपयोग करने वाले के सभी समाज का एक जीवन स्तर में आय के साथ साथ स्वास्थ्य में भी अच्छी वृद्धि की जा सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बछवारा, जिला बेगूसराय के मनोज कुमार ने। आपने फसलों में दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो या अन्य कीट रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियां। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमि जनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं, उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी, या खोद के देखने पे आपको दीमक मिल जाएगी। तो दीमक उन जो खेत हैं उनमें ज़्यादा आती है
जहाँ पे जो खाद प्रयुक्त किया गया है वो गला सड़ा हुआ नहीं हो। अगर किसान भाई कच्चा खाद का प्रयोग करेंगे तो उनके खेतों में वो दीमक की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए, और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से है नीम की खल का है वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार। बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है, और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और